So, where we were talking about to find the electric field intensity at a point P, which is r distance from the wire, and which kind of wire? Infinitely long wire on which Q charge is linearly distributed by the help of Gauss law. तो हम क्या कर रहे थे, एक इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट मीन्स टू से बहुत लंबा वायर है जिसपे Q चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लीनियरली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमें क्या करना है, हमें एक r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस लॉन्ग वायर बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. बहुत सिंपल डेरिवेशन है और बहुत अच्छा डेरिवेशन है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड वायर बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उससे हम बनाएंगे हमारी इमेज. सो सबसे पहले हमें थ्योरेटिकली दे रखा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो एक लंबा वायर बना देंगे विच इज लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इस पे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि सर वाई पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज. आप चाहे तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, नॉट अ बिग डील. बस ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर आप इस वायर पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज की जगह मूविंग टू द चार्ज आ जाएगा. ठीक है, मूविंग इनवर्ड टू द चार्ज. तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो E1 इस तरह से शो करनी है, E2. बस इतना सा ध्यान रखना है. इट्स ऑल योर्स. आप चाहे तो पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, आप चाहे तो नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन नहीं होगा, तो आप पॉजिटिव चार्ज लेंगे. इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक द नेगेटिव चार्ज. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कह देता है कि पॉजिटिवली चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप पॉजिटिव ही ले लीजिए, और अगर कह देता है कि नेगेटिवली ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नेगेटिव चार्ज ले लीजिए. नॉट अ बिग डील. क्लियर है यहां तक सबको? बढ़े आगे. सेकेंड थिंग दैट इज गिवन एज वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना दी, फाइंड आउट करनी है. कहाँ पे करनी है? पी पॉइंट पे करनी है. और ये पी पॉइंट कहाँ पे है? आर डिस्टेंस पे. किससे? वायर से. सो वायर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. किसकी हेल्प से करनी है? बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. तो ये तो हमें सब कुछ डेटा जो है वो गिवन है. यहाँ तक तो सब कुछ चीजें जो है वो हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है. अब हमारा काम कहाँ से शुरू होता है? इसके आगे से. तो हमने इसे हाफ ऑफ द डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिया था. कैसे किया था? इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कोई दो सब सेक्शंस लिए जो कि सेंटर O से इक्वल डिस्टेंस पे है, जो कि सेंटर L डैश और L डैश लेंथ पे है. टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितनी है हमने कंसीडर करी है? L लेंथ है. अब आप कहेंगे सर अभी तो कह रहे थे आप इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अब आप कह रहे हो कि L लेंथ का वायर है. सर L इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट. जी हाँ, L इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, बट यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आर पार गायब दिखे ही ना. नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि इस आर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसकी जो लेंथ ऑफ द वायर है वो बहुत ज्यादा है. सो इस आर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वायर की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है. एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं है. यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ है वो है L लेंथ है. L लेंथ इज द लेंथ, L इज द लेंथ ऑफ वायर. तो यहाँ पे हमने दो सब सेक्शंस लिए. L डैश डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर. यहाँ से हमने अगर एक छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से पार्ट पे आपका डेल क्यू या डी क्यू चार्ज प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी डी क्यू चार्ज प्रेजेंट होगा. और मुझे बताइए इन दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, ऊपर या नीचे? बताइए. इस वाले पार्ट पे फर्स्ट यहाँ पे ले लीजिए A और ये नाम दे देते B. बताइए A पे चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी या B पे चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी? A और B बताइए. बराबर रहेगी. अरे क्यों भाई? वायर ऐसे है ना, तो चार्ज जो है वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो नीचे की तरफ सैचुरेशन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो चार्ज है B पॉइंट पे वो चार्ज ज्यादा होना चाहिए ना. नहीं होगा क्या? बताओ, प्रैक्टिकली सोचो, होगा ना?
बोलो बोलो बोलो, नहीं होगा क्या? यस सर होगा। होगा? अरे नहीं होगा बाबा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब चार्ज है वो ऑलरेडी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज इतना हल्का है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। सब एटॉमिक पार्टिकल वेरी स्मॉल, मास बहुत कम है, मास कम है, साइज कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नियरली इक्वल टू जीरो, नेग्लिजिबल, और ऑलरेडी गिवन है ना लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। उसका मतलब ये होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके हर एक पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू सेम है, उसके हर एक पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू सेम है। तो चाहे आप ए लो, बी लो, पी लो, क्यू लो, जेड लो, के लो, कुछ भी लो, किसी भी पॉइंट पे ले लो आप, सब पे चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे। तो भाई अगर डिस्टेंस सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, और पॉइंट की वैल्यू फ्रॉम द डिस्टेंस सेम है, तो इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी हमारी? सेम होगी। E1 विल बी इक्वल टू E2, या तो इसे E1 ले लो या इसे E2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी हमारी? सेम होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी तो हमने क्या किया था? डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसे डिवाइड कर देंगे इसके कंपोनेंट्स में, इसे डिवाइड कर दिया था हमने इसके कंपोनेंट्स में। परपेंडिकुलर जो था वो था हमारा, जो वर्टिकल था वो था हमारा साइन का कंपोनेंट, और जो हॉरिजॉन्टल था वो था हमारा कॉस का कंपोनेंट। E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे अगर हम E1 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा, एंड ये हो जाएगा E2 sin थीटा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो भी सेम होगी। तो इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद एक चीज और हमने देखी थी, सेकंड स्टेप क्या थी हमारी, कि इससे रिलेटेड अब यहाँ पे जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ पे किसको यूज करेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू लेम्डा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, कोफिशिएंट लेम्डा, सिग्मा क्यू अपॉन एल, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा क्यू विल बी इक्वल टू लेमड़ा इंटू एल, या एल लेमड़ा। ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। चलिए सेकेंड थिंग, यहां तक सबको क्लियर है? बढ़े आगे। क्या हो गया? क्यू के आगे सिग्मा लगेगा? हाँ लगा दो ना भाई, ये छोटा पार्ट डी क्यू है, ये डी क्यू है, तो सिग्मा डी क्यू ले लो या सिग्मा क्यू ले लो या ओवरऑल क्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू अपॉन एल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू इज इक्वल टू एल लेमड़ा या लेमड़ा एल, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा जनरली बता रहा है कि एडिशन होगा, ओवरऑल चार्ज होगा, क्यू इज द ओवरऑल चार्ज, तो आप क्यू भी ले सकते, कोई नॉट अ बिग डील। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए कोई डाउट हो तो पूछो। अब क्वेश्चन अगर होता है कि सर गोज लॉ लगाना है हमें, और गोज लॉ कब लगेगा? गोज लॉ कहां पे एप्लीकेबल होता है बताइए? क्लोज्ड। सरफेस शुड बी क्लोज्ड। अब यहां पे तो भाई साहब इसके आर पार आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं है, तो बिल्कुल ही ओपन है। तो यहां पे हमें क्या बनानी पड़ेगी? एक क्लोज्ड सरफेस। एक अगर नहीं है तो इमेजिनरी ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी तो हम गोज लॉ लगा पाएंगे, क्लोज्ड सरफेस। तो यहां पे कोई सरफेस है नहीं, तो हमें एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करनी है, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करनी है जो कि इसे क्या कर दे? एनक्लोज्ड कर दे। इसे क्या कर दे? एनक्लोज्ड कर दे। तो हमने बात करी थी कि अगर यहां पे कोई पॉइंट चार्ज होता, अगर यहां पे कोई पॉइंट चार्ज होता, तो पॉइंट चार्ज से रिलेटेड गॉसियन सरफेस किस शेप की होती है? पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस किस शेप की होती है? जो इसे कंप्लीटली एनक्लोज्ड भी कर दे और जिसके हर एक पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अरे स्फेरिकल यार, स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी बताते? क्या दिक्कत होगी भाई? इसने एनक्लोज्ड तो कर दिया, एनक्लोज्ड तो कर दिया, लेकिन ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अलग अलग है, चार्ज से डिस्टेंस अलग अलग हो गई ना। अरे सर्कल अगर आप बनाएंगे तो चलिए, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज पे हमने चारों तरफ सर्कल ड्रॉ कर दिया।
अब ये क्या सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को इनक्लोज कर रहा है क्या? ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन पकड़ के रखेगा, नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन पकड़ के रखेगा? और भाई अगर सर्कल बनाया है तो सर्कल इज ओपन सरफेस, 2 डायमेंशनल सरफेस है, 2D में है। तो अगर सरफेस ओपन है तो गोज लॉ कैसे लगाओगे? गोज लॉ की तो पहली कंडीशन ही है, सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोज्ड, है कि नहीं? That is why we are not going to take here a circle or the cylinder, because if the distance changes then the electric field also changes, but we require that electric field must be constant. For that we have to take a shape which will carry out the same distance from all point. तो अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उससे रिलेटेड अगर उससे हम सारी डायरेक्शंस में एक लाइन ड्रॉ करें इमेजिनरी, तो वो क्या क्रिएट करेगी? स्फीयर को क्रिएट करेगी। पॉइंट चार्ज है, इक्वल डिस्टेंस पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को मर्ज करेंगे तो क्या क्रिएट होगा? हमारा स्फीयर क्रिएट होगा, स्फीयर क्रिएट होगा। उसी के बाद हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई शीट है, अगर कोई शीट है जिसके ऊपर इक्वली लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे एनक्लोज करने के लिए हमने क्या लिया था? इसे एनक्लोज करने के लिए हमने लिया था क्यूब या फिर क्यूबॉइड, क्यूब या फिर क्यूबॉइड, क्यूब विल बी मोर प्रेफरेबल। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई लीनियर वायर है तो उस लीनियर वायर के लिए गॉसियन सरफेस कौन सी ली थी हमने? कौन सी कंसीडर की थी बताइए? सिलेंड्रिकल। क्यों ली थी? ताकि चार्ज से सारे पॉइंट्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे रहे। अब क्वेश्चन अगर होता है कि सर ये ऊपर वाली तो चार्ज के पास में, ये वाली भी चार्ज के पास में, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी तो अलग अलग है, तो देखिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर हम बात करें इस क्लोज्ड सरफेस की, अगर हम बात करें इस क्लोज्ड सरफेस की, तो ये जो चार्ज है ये केवल और केवल इसके एक्सियल पॉइंट पे ही हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा, ऊपर की तरफ इंड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चार्ज जो है वो वायर के ऊपर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है वो वायर के ऊपर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेगा? ये एक वायर है, वायर के ऊपर आपका चार्ज है, तो वो इधर 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 उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक सरफेस क्रिएट करके और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा। सेम सेकंड चार्ज यहां पे आ गया, ये भी चार्ज कहां पे इंड्यूस करेगा? इधर इधर पीछे आगे हर एक डायरेक्शन में, उस पॉइंट के रेफरेंस में, प्लेन में। फिर नीचे आए, ये भी चारों तरफ ऐसे 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 इंड्यूस करेगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें इस चार्ज की, तो इस चार्ज से हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। उन सारे पॉइंट्स को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगी? एक सर्कुलर रिंग बनेगी, एक सर्कुलर रिंग बनेगी। फिर यहां वाला चार्ज लिया, इससे भी एक सर्कुलर रिंग बनी, यहां वाला चार्ज लिया, इससे भी सर्कुलर रिंग बनी। इन सारी सर्कुलर रिंग्स को जब मिलाया, एनक्लोज्ड किया, तो हमारे पास क्या बना? सिलेंडर बना। बना कि नहीं बना? क्या इस सिलेंडर ने सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को इमर्ज कर लिया? और वो भी सारी की सारी इक्वल डिस्टेंस पे है। अब ये टेढ़ी बनाई, इसका मतलब क्या है? ये इस तरफ जा रही है, एंगल पे जा रही है। ये वायर है आपका, इस पे चार्ज है, इधर 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 पीछे इधर इधर हर एक डायरेक्शन में निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और उन सारे पॉइंट्स को अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे मर्ज करेंगे तो क्या बनेगी? एक सर्कुलर रिंग। फिर ऊपर वाले से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, उन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी, सिलेंड्रिकल सरफेस। इसलिए हमने कौन सी सरफेस? गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट किया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट किया। बड़े आगे, अब यहां पे एक चीज और नोटिस करने वाली है कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो रेडियस किसके इक्वल है? वो रेडियस इक्वल है आपके ये था हमारा वायर, इसकी रेडियस r डिस्टेंस के इक्वल है। और ये जो r डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस है? जहां पे पॉइंट P प्रेजेंट है, जहां पे पॉइंट P प्रेजेंट है, पॉइंट P प्रेजेंट है। अब हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम करते हैं phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करते Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जो अलग अलग क्वांटिटीज है उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक है हमारी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
सिग्मा क्यू बाय एल। क्यू बाई एल, सिग्मा क्यू ले लीजिए, क्यू ले लीजिए, ओवरऑल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। और यहाँ पे जो नीचे लिखा है ये क्या बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, फाई ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, टोटल चार्ज अपॉन परमिटिविटी। क्लियर है, तो दोनों देखिए सिमिलर लग रही है, क्यू क्यू, अब चेंजेस कहां पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में। तो एक तो बता रहा है हमें चार्ज डेंसिटी का कोफिशिएंट, दूसरा बता रहा है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इससे आई थी Q इज इक्वल टू एल लेमड़ा, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ इक्वेशन लगाते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है कि अगर मान लीजिए कोई क्लोज्ड सरफेस है, कंजर्वेटिव लॉ या कन्वेंशनल फॉर्मूला क्या कहता है कि इसकी अलग अलग सरफेस को कंसीडर कर लो, S1 S2 और ये जो कर्व्ड सरफेस है S3। अब आप क्या करो, S1 के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, S2 के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, S3 के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, और तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तीनों को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। फाई ई S1 निकाल लो, फाई ई S2 निकाल लो एंड फाई ई S3 निकाल लो, और तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। आ जाएगा, कन्वेंशनल मेथड पढ़ा है हमने। तो ये तो हो गया बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ये हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड। इन दोनों को मर्ज करके हम इसके अंदर डालेंगे किसकी वैल्यू, सिग्मा क्यू या फिर क्यू की वैल्यू, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो डिश है वो हमें बनानी है, ये जो डिश है वो हमें बनानी है, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे, एक तो है लेमड़ा, दूसरा है फाई ई, और फाई ई का दूसरा रूप है हमारे पास गॉस लॉ एंड कन्वेंशनल मेथड। तो इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो यही थी हमारी ट्रिक, इन तीनों चीजों को बस आपको ध्यान रखना है। तीन इक्वेशंस को अगर आपने ध्यान रख लिया तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। अब देखिए, बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 वी फाइंड आउट Q इज इक्वल टू L इंटू लेमड़ा और लेमड़ा इंटू L। सेकेंड इक्वेशन कहती है कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और तीसरी इक्वेशन कहती है कि ओवरऑल फ्लक्स जो होगा वो इंडिविजुअल सरफेस का फ्लक्स निकाल करके उसे अगर हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो उसके इक्वल होगा। तो चलिए करते हैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सम। अगर यहां पे सरफेस हमारी डिस्क्रीट होती, अगर हमारी सरफेस डिस्क्रीट होती तो वहां पे हम लगाते हैं φ1 φ2 φ3। अगर सरफेस हमारी कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस सरफेस के लिए हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, E डॉट ds का इंटीग्रेशन। अब ये क्या चीज है, इसे समझो ध्यान से, देखो फाई ई का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर से, तो हमें ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें फाई ई S1 की, तो S1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन E डॉट डी S1, सरफेस इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में, S1 सरफेस के रेस्पेक्ट में, यही होगा। फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1। तो इसे अगर हम एनलार्ज फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 E डॉट ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2 सरफेस नंबर 2 के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3 सरफेस 3 के रेस्पेक्ट में। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई ई S1 को, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई ई S2 को, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई ई S3 को। देखते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। यहां पे क्वेश्चन अगर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, देखते हैं। ये है हमारी सरफेस नंबर 1, ये है हमारी सरफेस नंबर 2, और ये जो है ये है हमारी सरफेस नंबर 3। पहली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बताइए कहां पे होगा, बेस पे जो सर्कुलर रिंग है उसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा, सर्कुलर डिस्क जो है उसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा बताइए, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। वेरी गुड, क्या यही होगा हमारा AS1 कैप, यही होगा कि नहीं होगा।
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, पूरे प्लेन के अंदर जा रही है, पूरे प्लेन के अंदर जा रही है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है सर्कुलर डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे है, इधर 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 इधर। एरिया वेक्टर कहां पे है, नीचे की तरफ है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसे हम किस तरह से और एनलार्ज कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस वन कॉस थीटा। भाई डॉट प्रोडक्ट हटा दिया ना, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कॉस थीटा लिख दिया, प्लस ई डी एस टू कॉस थीटा 1 ले लो, थीटा 2 ले लो, प्लस ई डी एस थ्री कॉस थीटा 3 ले लो। ये हो गया S1 के रेस्पेक्ट में, ये हो गया S2 के रेस्पेक्ट में, ये हो गया S3 के रेस्पेक्ट में। S1 के रेस्पेक्ट में थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री, और थीटा 1 अगर 90 डिग्री है तो कोस थीटा 1 कितना हो जाएगा हमारा, बताइए कौन था ये 1 वाला, कौन था, जागते रहो यार। कोस 90 क्यों बेइज्जती करा रहे हो, कोस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कोस 90 0 हो जाएगा तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सरफेस नंबर 2, किसी को कोई डाउट है भाई 0 कैसे लिख दिया, अगर कोस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो कोस 90 इज इक्वल टू 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज से तो ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास, अंडा। सरफेस नंबर 2, सेकेंड सरफेस का एरिया वेक्टर बताइए, परपेंडिकुलर अपवर्ड, हाँ नहीं कहाँ होगा बताओ प्रियांशु, हाँ अपवर्ड होगा ना, परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये हो गया हमारा AS2 के एरिया वेक्टर। अब फिर इस केस में भी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर अपवर्ड है, बताइए एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिक 90 डिग्री होगा, तो थीटा 2 की वैल्यू भी कितनी है हमारी, 90 डिग्री, और cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 90 0 हो जाएगा तो ये गाय खा जाएगी, और क्या बचेगा हमारे पास, अंडा। तो भाई 2 सरफेस का तो टेंशन खत्म। सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 3 को एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, फील करिएगा, ये सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सिलेंड्रिकल सरफेस, फील कर रहे हो, कर पा रहे हो फील, सिलेंड्रिकल सरफेस, आ रहा है मजा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिलेंड्रिकल सरफेस दिख रही है, सबको दिख रही है सिलेंड्रिकल सरफेस, दिख रही है नहीं दिख रही बताओ। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे बीच में जा रहा है हमारा वायर, बीच में जा रहा है हमारा वायर। अब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आउटवर्ड, हर एक डायरेक्शन में आउटवर्ड जा रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, पीछे जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, हर एक पॉइंट पे जा रही है। तो ये भी एक्चुअल में क्या क्रिएट कर रही है, एक सर्कुलर प्लेन क्रिएट कर रही है, सर्कुलर डिस्क क्रिएट कर रही है। अब अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर क्या वो भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, फील करना, ये सिलेंड्रिकल डिस्क है, सिलेंड्रिकल डिस्क पे ये सिलेंड्रिकल डिस्क है, ठीक है, यहां पे सेंटर में वायर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सारी डायरेक्शन में जा रही है, और उसी सारी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गया एरिया वेक्टर, ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गया एरिया वेक्टर, जा रहा है। क्या दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, और अगर दो लाइंस एक दूसरे के साथ साथ चलती है तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है, एंगल कितना होगा, कितना कितना कितना, साथ साथ चल रहे हैं, अपोजिट नहीं चल रहे हैं, अभी तो पेचअप हुआ है, अलग अलग तो ब्रेकअप के बाद जाएंगे।
अभी तो साथ साथ चलेंगे, एक साथ एक साथ, और एक साथ चलते तो एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। और अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो थीटा 3 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कोस 0 कितना हो जाएगा, कोस 0 0 1, कोस 0 1 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, अगर कोस 0 1 हो जाएगा जैसा कि आप कह रहे हैं, तो मान लेते हैं 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस 3 कोस कितना 0 डिग्री, कोस 0 1 इंटीग्रेशन ई डी एस 3 इंटू 1। चलिए अब एक बात बताइए, क्या हर एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी? हर एक सरफेस के पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए, सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी? एग्री कर पा रहे? अब क्यों होगी ये बताओ तुम मुझे, क्यों होगी? क्योंकि सिलेंडर का हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। सिलेंडर का हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सेम चार्ज के कारण इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इक्वल होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इक्वल का मतलब वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट के लिए उस पार्ट पे सेम है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ds3। अब देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, सम करना, मिलाना होता है। तो यहां पे हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? हम यहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं सरफेस के रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये हमारी ओवरऑल सरफेस है, ये हमारी क्या है, ओवरऑल सरफेस है। एक ये वाली पार्ट हो गया, एक ये 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 पार्ट हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी की पूरी S3 सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। तो एक बात बताइए, अगर मैं सिलेंडर को खोल दूं, जो अभी ऐसा है, हम ये सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सिलेंडर को यहां से कट लगा करके पूरा ओपन कर दूं, तो क्या ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? खुलने के बाद बनेगा? ध्यान से देखो, बताता हूं एग्जांपल। ये देखिए, ये क्या है, हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर दिख रहा है सबको? फील कर पा रहे हो? ये क्या है, हमारा सिलेंडर है कि नहीं है? हम कौन सी सरफेस की बात कर रहे हैं? हम इस सरफेस की बात नहीं कर रहे, हम इस सरफेस की भी बात नहीं कर रहे। हम किस सरफेस की बात कर रहे हैं? इस सरफेस की बात कर रहे हैं। ये जो कर्व्ड सरफेस है, S3 जो सरफेस है, उसकी बात कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इस पूरे सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सरफेस एरिया आएगा। और वो सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? भाई इस पूरी सरफेस का एरिया ही तो निकालना है, हमें इस पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है। तो इसका सेकंड तरीका क्या हो सकता है? मैं इसको बीच में से कट कर दूं और इसको फैला लूं। जब मैंने इसे कट किया तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। तो यही तो मेरा सिलेंडर बना रहा था, ये कर्व कर दिया तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया। तो जितना एरिया इस कर्व्ड सरफेस का होगा उतना ही एरिया इस रेक्टेंगल का भी तो होगा कि नहीं होगा? एग्री कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है? ये बन गया मेरा सिलेंडर, कट करा, ये बन गया रेक्टेंगल। तो क्या इस सिलेंडर की जो सरफेस है उसका एरिया इस रेक्टेंगल के इक्वल होगा? तो हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है, इस सरफेस का एरिया निकालना। वो इक्वल टू किसके होगा? इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। फील कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है? समझ में? बढ़े आगे। नाउ क्वेश्चन इज कि इसका एरिया कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, फील कीजिएगा। ये जब सर्कुलर रिंग क्रिएट कर रहा था तो सर्कुलर रिंग का टोटल लेंथ कितना होता है? सर्कुलर रिंग का टोटल लेंथ कितना होता है? बताओ। क्या ये लेंथ इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल है? फिर से देखो, क्या ये जो लेंथ है
ये सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट की रेडियस के इक्वल है। एग्री कर पा रहे? जितना इस सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट की रिंग है वही हमारी टोटल लेंथ एल के इक्वल है। टोटल लेंथ, ये वाली लेंथ सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल है कि नहीं है? तो कितना होता है सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला? कितना होता है? 2 पाई आर एच। कौन सा सर्कल पढ़ के आए हो ये तुम? 2 पाई आर एच कुछ भी? 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर, और इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। ये तो हो गया हमारा 2 पाई आर, हो गया। अब किसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ तो आ गई हमारे पास। अब इसकी विड्थ कितनी होगी? इसकी विड्थ उतनी ही होगी जितना लंबा हमने वायर लिया है। और हमने वायर कितना लंबा लिया है? कितना लंबा लिया है वायर? बताओ बताओ बताओ, वायर कितना लंबा है? लेंथ ऑफ द वायर एल। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या ये वाली जो मेरी साइड है, ये जो मेरी विड्थ है, वो एल के इक्वल होगी? तो क्या इस रेक्टेंगल का एरिया 2 पाई आर इंटू एल के इक्वल होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मतलब इस सिलेंडर की सिलेंड्रिक सरफेस का एरिया 2 पाई आर इंटू एल के इक्वल होगा। एग्री कर पा रहे? कर पा रहे एग्री? बढ़ू? तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ds3 किसके इक्वल होगा हमारा? 2 पाई आर इंटू एल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? इंटीग्रेशन, सरफेस का इंटीग्रेशन छोटे छोटे पार्ट्स का, ये छोटे छोटे पार्ट्स मान लीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स है, ये छोटे छोटे पार्ट्स है। इन छोटे छोटे पार्ट्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास पूरी सरफेस का एरिया आएगा, और वो एरिया किसके इक्वल है? 2 पाई आर इंटू एल के। आगे क्या बैठे हमारे गणेश जी? ई 2 पाई आर इंटू एल। ये क्या आ गया हमारे पास? ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द 3 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ये जो वैल्यू थी ये किसके इक्वल आ गई हमारी? 2 पाई आर एल, और आगे बैठे हमारे गणेश जी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? अब हमने एक इक्वेशन और लिखी थी। क्या लिखी थी? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर फाई S1 प्लस फाई ई S2 प्लस फाई ई S3। तो ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है। अगर ये फाई ई के इक्वल है, ये फाई ई के इक्वल है, तो क्या ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इज इक्वल टू फाई ई S1 प्लस फाई ई S2 प्लस फाई ई S3। तो जब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और ये क्वांटिटी किसके इक्वल आई थी हमारी? E2 पाई R इंटू एल। तो क्या मैं E2 पाई R L को Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल लिख सकता हूं? एग्री कर पा रहे? बताओ, लिख सकता हूं या नहीं? ना कह दोगे तो नहीं लिखूंगा, मिटा दूंगा अभी। लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकते हैं। और एक चीज और हमने पढ़ी थी कि Q इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास? L इंटू लेमड़ा। कहां से आया था? लीनियर चार्ज डेंसिटी कोफिशिएंट से आया था। आया था कि नहीं आया था? तो यहां पे E2 पाई R इंटू एल किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? L लेमड़ा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं किया, Q की जगह L लेमड़ा को सब्स्टिट्यूट किया। क्या L से L गाय खा जाएगी? क्या बचा हमारे पास? E2 पाई R इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन एप्सिलॉन। हमें क्या निकालना था? क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें? अरे नींद आ गई क्या? ज्यादा हो गया? क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्या पूछा था? रिवाइंड कराते हैं। हाँ, क्या निकालना था हमें? बताओ बताओ बताओ, क्या निकालना था? क्या निकालना था हमें? क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पे क्वेश्चन मार्क है। क्या हमारे पास उसको निकालने का फॉर्मूला आया? क्या हमारे पास उसका फॉर्मूला आया? क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई दिख रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई किसके इक्वल हो जाएगी? लेमड़ा अपॉन
2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ निकाल ली? निकाल ली? यस सर। यही तो हमारा टास्क था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द linearly charged distributed wire, and in our next lecture we are going to see a different application of the Gauss law. आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। सर क्वेश्चन किससे आएगा? इस पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट डेरिवेशन आ सकता है। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट उठ के आ जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड में आता है। क्वेश्चन आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द आर डिस्टेंस एट अ पॉइंट P ड्यू टू लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। सेकंड, इस पे बेस्ड क्या आ सकता है? न्यूमेरिकल आ सकता है। किस तरह से आ जाएगा? आपको दे देंगे लेमड़ा, लेमड़ा डायरेक्ट नहीं देंगे, आपको दे देंगे चार्ज की वैल्यू दे देंगे, वायर की लेंथ दे देंगे, और आपको दे देंगे कितनी डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो 2-3 डेटा आपको देंगे और एक डेटा जो रहेगा वो अननोन रहेगा। बाय द हेल्प ऑफ गिवन डेटा वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन डेटा। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है और डेरिवेशन भी आ सकता है। डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में, अगले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा।